हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में, उसके ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, उसकी ड्यूरेशन और उसकी सैलरी एंड अलाउंस भी देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में। अब हम पार्लियामेंट की इंट्रोडक्शन देखेंगे। द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. इट ऑक्यूपाइज अ प्रीएमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन democratic political system due to adaptation of the parliamentary form of government, also known as Westminster model of government. Article 79 to Article 122 in Part 5th of the Constitution deals with the organization, composition, duration, officers, proceedings, privileged powers and so on of the Parliament. तो अगर हम पहले पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ये जो यूनियन गवर्नमेंट होता है उसमें जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है उसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं. और ये एक प्रीएमिनेंट उसकी स्पेस है सेंट्रल पोजीशन में इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में. जब क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया है, तो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो वेस्टमिंस्टर होता है ये एक्चुअली एक लंदन में प्लेस है जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है. तो उसके बाद जो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में है, जो वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीडिंग्स, प्रिविलेज, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट. तो उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स विद द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल. यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करती है 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. इन 1954 द हिंदू नियम्स यानी जो राज्यसभा और लोकसभा जो हिंदू नियम्स थे वो अडॉप्ट किए हैं बाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली. और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है जिसे हम सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं. उसके बाद जो लोकसभा है वो उसे लोअर हाउस भी कहते हैं जिसे हम फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं. जो फॉर्मर है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन, वाइल द लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल. अब बात करेंगे ये फॉर्मर कहता है. ये फॉर्मर एक्चुअली हम राज्यसभा को कहते हैं द फॉर्मर, यानी जो ऊपर दिया गया है राज्यसभा पहला उसी को कहते हैं द फॉर्मर जो है, यानी राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन, वाइल द जो लेटर है यानी उसके बाद जो है वो है लोकसभा, वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल. Though the President of India is not a member of either house of the parliament and does not sit in the parliament to attend its meetings, जो प्रेसिडेंट होता है वो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है और उसका ये हक भी नहीं है कि वो किसी भी मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को अटेंड कर सकता है. लेकिन ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन वो एक हिस्सा होता है पार्लियामेंट का. दिस इज़ बिकॉज द बिल पासड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स एसेंट. यानी जो बिल पास होती है बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो बिल पास करती है वो तब तक लॉ नहीं बन सकती है जब तक ना प्रेसिडेंट उसका साइन हो या प्रेसिडेंट का एलो हो या एसेंट भी कह सकते हैं. ही आल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. और जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो रिलेटेड है प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एग्जांपल में ही समन्स यानी वो अपील करता है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और डिसॉल्व द लोकसभा, वो डिसॉल्व लोकसभा भी कर सकता है. उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस की बात करेंगे. तो उसमें पहले ही देखेंगे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, आउट ऑफ विच 238 और टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज elected indirectly and 12 are nominated by the president. At present, the Rajya Sabha has 245 members. Out of these, 229 members represent the states, 4 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president. तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की होती है वो फिक्स होती है 250, और उस 250 में 238 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के होते हैं जो इलेक्टेड इनडायरेक्टली के होते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं. और उसके बाद अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें जो राज्यसभा है उसके पास 245 मेंबर्स एट प्रेजेंट है, और जिसमें 229 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और 4 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, और जो 12 मेंबर्स है वो नॉमिनेट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट. और उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ लोकसभा देखेंगे. जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की होती है वो फिक्सड एट 552 तक है, और आउट ऑफ दीज 552 जो 530 मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं स्टेट्स
को, और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज़, और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और अगर एट प्रेजेंट की बात करेंगे, जो लोकसभा है उसकी स्ट्रेंथ 545 मेंबर्स हैं, जिसमें 530 रिप्रेजेंटेटिव करते हैं स्टेट्स, और 13 मेंबर्स करते हैं रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरीज़, और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। उसके बाद हम ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा की बात करेंगे। द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट इन 1952 इज़ ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, दैट इज़ इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व। यानी जो राज्यसभा होती है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है 1952 में पहले, और उसके बाद वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है फ्रॉम 1952 से, यानी वो एक परमानेंट बॉडी है जो डिज़ोल्व नहीं होती है, लेकिन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर एवरी सेकंड ईयर होते हैं, और उनकी सीटें जो होती हैं वो फिल होती हैं बाय फ्रेश इलेक्शंस, और जो प्रेसिडेंटल नॉमिनेशन होती है एवरी 3rd ईयर की बिगनिंग में, और जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर इलेक्शन रिनोमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद हम ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस की बात करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा की बात करेंगे। द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952 इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर दैट इज द परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड ईयर। देयर सीट्स आर फिल्ड बाय फ्रेश इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन एंड रिनोमिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी जो राज्यसभा होता है वो पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई है 1952 में, और 1952 से लेकर वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यानी वो एक परमानेंट बॉडी है जो डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन उसके जो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं एवरी सेकंड ईयर, और उनकी जो सीटें होती हैं वो फिल होती हैं बाय फ्रेश इलेक्शंस, और जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होते हैं वो भी बिगिन होते हैं एवरी 3rd ईयर की बिगिनिंग में, और जो रिटायर मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर इलेक्शन ऑफ द ईयर ऑफ, और वो नंबर ऑफ़ टाइम्स भी री-इलेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने कोई फिक्स टर्म नहीं दिया है फॉर द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और ये काम उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ा है। तो अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 में हुआ था वो प्रोवाइड करता है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा की मेंबर्स होनी चाहिए वो 6 ईयर्स होनी चाहिए। और इस एक्ट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी राज्यसभा के मेंबर को उसकी जो टर्म वो छीन सकता है। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट बैच की बात करेंगे वो डिसाइड होते हैं बाय द लॉटरी, यानी प्रेसिडेंट लॉटरी में फिर कहता है कि कौन किसको रिटायर होना चाहिए। उसके बाद हम ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करेंगे। अनलाइक द राज्यसभा, जैसे राज्यसभा होता है वैसा लोकसभा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है और परमानेंट बॉडी है, लेकिन जो लोकसभा होता है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं होता है, और उसकी टर्म जो होती है वो नॉर्मल टर्म 5 ईयर्स होती है, और उसके बाद वो डिज़ोल्व होती है। उसके बाद वो खुद डिज़ोल्व होती है, लेकिन जो हाउएवर प्रेसिडेंट जो होता है उसकी पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिज़ोल्व कर सकता है लोकसभा किसी भी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। यानी अगर उसने 5 ईयर्स कंप्लीट किए हो, लेकिन उसके पहले भी अगर उसने कंप्लीट नहीं किए हो 5 ईयर्स, तो उसके पहले भी वो डिज़ोल्व कर सकता है लोकसभा को, और वो उसे चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद जो टर्म लोकसभा की होती है वो एक्सटेंड भी हो सकती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही हो तब जो लोकसभा की पीरियड होती है वो एक्सटेंड हो सकती है फॉर 1 ईयर एट द टाइम, यानी 1 साल तक होती है। फॉर द लेंथ ऑफ मेनी टाइम्स हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। तो उसके बाद अगर इमरजेंसी नॉर्मल रहती है तो उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स और 6 मंथों के बाद जो लोकसभा की जो ये एक्सटेंड होती है फिर ये एक्सटेंड उसकी टर्म नहीं रहती है। उसके बाद आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लेयर्स डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चोजन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पहला ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही मस्ट मेक द सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन authorized by the election commission for this purpose in this oath and affirmation he swears। यानी उसके बाद उसे ज़रूरी सब्सक्राइब ओथ करना चाहिए, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद जिसमें वो कहता है टू बियर ट्रूथ फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, ही मस्ट नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स एज इन द केस ऑफ लोकसभा। तो अगर वो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है
तो वो 25 ईयर्स ओल्ड नहीं होना चाहिए, यानी 25 ईयर्स लेस ओल्ड नहीं होना चाहिए। और अगर वो राज्यसभा का मेंबर हो तो वो 30 ईयर्स एज से कम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट उसे प्रिस्क्राइब करती है बाकी क्वालिफिकेशन वो उससे भी फॉलो करे। उसके बाद हम बात करेंगे वैकेटिंग ऑफ सीट्स। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें पार्लियामेंट ऑफ के मेंबर्स जो होते हैं उनकी सीट वैकेट रहती है। तो उसमें पहला आता है डबल मेंबरशिप। अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट ए सेम टाइम, यानी एक पर्सन जो होता है पार्लियामेंट का मेंबर जो होता है वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता है, यानी वो हाउस लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर एट ए टाइम नहीं रह सकता है। और इसके वजह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 में बनाया है उसने बहुत सारे प्रोविजंस रखे हैं, जिसमें पहला आता है इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही मस्ट intimate within 10 days in which house he deserves to serve. In default of such intimation his seats in the Rajya Sabha becomes vacant. तो उसके बाद उसका प्रोविज़न ये आता है कि अगर कोई पर्सन इलेक्टिव होता है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, यानी वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होता है, तो उसको 10 डेज़ में ये फैसला करना चाहिए कि उसे किस सर्विस को जारी रखना है, चाहे वो लोकसभा में काम करे या राज्यसभा, लेकिन एक ही सर्विस में काम करना है, यानी एक ही हाउस में उसे काम करना है। अगर वो कंफ्यूज होता है कि किस इंटीमेशन को उसे सर्व करना है या किसको उसे छोड़ना है, तो उसके बाद जो राज्यसभा में उसकी सीट होती है वो वैकेंट रहती है दोनों जगह से, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और इसका दूसरा पॉइंट आता है इन ए सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वैकेंट। तो अगर किसी हाउस की मेंबर को सिटिंग होती है किसी मीटिंग में, तो वो इलेक्ट हो सकता है किसी अदर हाउस में भी, लेकिन उसकी जो फर्स्ट हाउस की जो सिटिंग होती है या जहाँ जहाँ वो काम करता हो, तो वो फिर वहाँ उसकी सीट वैकेंट रहती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इफ़ ए पर्सन इज़ इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन ए हाउस, यानी अगर कोई पर्सन इलेक्ट होता है 2 सीटों के लिए एक हाउस में, तो उसे एक्सरसाइज करते हैं अपने ऑप्शन, एक ही सीट में उसे रहना होता है, अदरवाइज वो सीट्स बिकेम वैकेंट। अगर वो कंफ्यूज रहता है इस वजह से, तो वो उसकी दूसरी सीटें वैकेंट रहती है। तो सिमिलरली अगर कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं रह सकता है एट सेम टाइम, तो अगर ऐसा कोई पर्सन पाया जाए तो उसकी जो पार्लियामेंट की जो सीट होती है वो बिकम वैकेंट रहती है। और उससे अगर उसने रिज़ाइन नहीं किया तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर 14 डेज़ का वक्त देता है और उसमें वो रिज़ाइन उसको करना चाहिए। और उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जो होता है वो डिस्क्वालीफाई होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है, तो उसकी सीटें वैकेंट रहती है। तो उसके हिसाब से जो लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं उसमें इंक्लूड डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन भी आता है, जो ऐड हुआ था 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद रेजिग्नेशन आता है। अगर कोई मेंबर रिज़ाइन करता है उसकी सीट के लिए, तो उसे एक राइटिंग लिखनी होती है टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को या स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो इस केस में जो सीट होती है वो वैकेंट रहती है, लेकिन जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होती है। लेकिन हाउएवर जो चेयरमैन होता है स्पीकर होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है रेजिग्नेशन, अगर उसे लगे कि सेटिस्फाई नहीं है कि ये वॉलंटरी और जेन्युइन केस नहीं है जिसमें इसे रिज़ाइन करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरीज एंड एलोवेंस के बारे में। जो मेंबर्स होते हैं इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, वो रिसीव सैलरी एंड एलोवेंस करते हैं जो उनकी डिटरमाइन करती है बाय पार्लियामेंट, और उनके पास कोई पेंशन नहीं होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोवाइड करती है। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड पेंशन करते हैं टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर हम इन 1954 की बात करेंगे, जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए हैं सैलरी एंड एलोवेंस और पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, तो उसमें इन 2010 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने इंक्रीज़ की है सैलरी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की फ्रॉम 16,000 टू 50,000 पर मंथ। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है वो भी हुई है फ्रॉम 20,000 टू 45,000 पर मंथ। और जो डेली अलाउंस है वो 1,000 से लेकर 2,000 फॉर ईच डे ऑफ रेजिडेंस ऑन ड्यूटी and office expenses allowance from 20,000 to 45,000 per month। तो अगर हम उसके बाद बात करेंगे फ्रॉम 1976 जो मेंबर्स और आल्सो एंटाइटल्ड टू द पेंशन ऑन द ग्रेजुएट स्केल फॉर ईच 5 years, यानी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है
उनकी जो ईच 5 ईयर टर्म है एज ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और उनको भी उनके उसके बाद जो प्रोवाइड देते हैं विथ ट्रैवलिंग फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन उनको भी हासिल होती है, और टेलीफोन, व्हीकल एडवांसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन। तो अगर वीडियो अच्छा लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।